बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक की तरह हाजिर होते हैं नए टॉपिक के साथ और नया टॉपिक लेकर आते हैं आप लोग के लिए। प्रोग्राम के अंदर कोशिश करते हैं कि ऐसा टॉपिक हो जो कि आप लोग जो है उसको सुन सकें, उससे जो है इस्तेफादा हासिल कर सकें, साथ ही साथ कोई ना कोई आप जो है उस रीज़न के थ्रू आउट अपने मसाइल को हल कर सकें। तो आज भी प्रोग्राम के अंदर इसी तरह का टॉपिक है और इसी नोयत का टॉपिक है और हमने इससे पहले भी ये टॉपिक रखा था क्योंकि कॉमनली बड़ा इशू क्रिएट होने लग गया इस टॉपिक की वजह से, क्योंकि हड्डियों के मसाइल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी हैं। और जितने भी मैं देखती हूँ यंगस्टर लोग हैं या फिर यंग यूथ के अंदर ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा जो है उरूज पर पहुँच चुकी है। अब वो क्या वजूहात होती हैं, किस तरीके से जो है वो हड्डियों का दर्द आता है, या तो कोई एक्सीडेंटल चोट है या फिर आपकी पोजीशन डिफरेंट है, या तो आपको वो दर्द जो है वो किस नोयत का दर्द है। बाज़ वक़्त हम इस तरीके से देख रहे होते हैं कि हमें पेन तो हो रहा होता है लेकिन हम उसको पेन को ना सीरियसली नहीं ले पाते और हम उस पेन को जो यूज टू होकर जो है जाने देते हैं। और एक दफ़ा हम ऐसा कर लेते हैं कि जब वो बिल्कुल जो है हमारी बॉडी को स्टिफ कर देता है, हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लग जाती है या हमारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दुखने लग जाती है, तो फिर हम लोग जो है उसको सीरियस नोट पर लेकर आते हैं। और जब हम डॉक्टर से कंसिडर करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर वो मसाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। तो आज जो प्रोग्राम के अंदर हमारा टॉपिक है वो इसी नोयत का टॉपिक है। हम हड्डियों के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम सर्जरीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम स्पोर्ट्स मेडिसिन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है ये तमाम चीज़ें सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व होती जा रही हैं और इसका जो है वो रिजल्ट किस तरीके से निकल सकता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर यासिर खान, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। फाउंडर एंड CEO ऑफ YK ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन ऑफ रिहैब सेंटर। आपको एक बार फिर वेलकम करूंगी। सबसे पहला सवाल यह है, स्पोर्ट्स मेडिसिन एक न्यू वर्ड तमाम लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कॉमनली नहीं सुना कि स्पोर्ट्स मेडिसिन होती क्या है। तो सबसे पहले इस पर रोशनी डाल दें, व्हाट इज स्पोर्ट्स मेडिसिन। थैंक यू कुरतुलैन एंड थैंक यू मेट्रो TV आपके इनविटेशन का। स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है? रिटर्न टू स्पोर्ट्स। ठीक है, अगर आपको खेलते हुए कुछ ऐसी चोट लगी है आज से 15-20 साल पहले तक, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो शायद आज भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, जो हमारी यंग जनरेशन बच्चे खेलते हैं, खेलकूद, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है, स्क्वाश है, वो खेलते हैं, गिरते हैं, उन नी में चोट लगती है या उनके शोल्डर में चोट लगती है, घुटने में या कंधे में चोट लगती है, तो उसकी वजह से उनको चोट की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है, घुटने के अंदर मौजूद जो पट्टे हैं या जो रस्सियां हैं वो टूट जाती हैं, या कंधे के अंदर जो मौजूद जो रस्सियां हैं वो टूट जाती हैं, जिसकी वजह से वो मज़ीद उस खेल को कंटिन्यू नहीं कर पाते, या उनके टखने में कोई ऐसी चोट होती है और बहुत सा अच्छा टैलेंट जो है वो हम लूज़ कर देते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन मैं जब आज से 10-12 साल पहले तक मैं यूरोप में था और वहीं सारी प्रैक्टिस, मैंने ट्रेनिंग भी की, प्रैक्टिस भी की, तो वहाँ पर ये बड़ा कॉमन है कि जो स्पोर्ट्स मेडिसिन वो क्या है कि हम ऐसे बच्चों को जिनको चोट लग जाती है उन सब का इलाज करते हैं। अगर उनकी रस्सी टूटी हुई है कंधे की या घुटने की तो उसको रिपेयर या रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, उनको एक रिहैब प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, ताकि वो कुछ अरसे बाद, मतलब कुछ महीनों के बाद वो वापस मैदान में आके उसी तरह से प्रोफेशनल कर सकें, प्रो हो सकें, खेल सकें, प्रोग्रेस कर सकें। तो रिटर्न टू स्पोर्ट्स अगर किसी को करना है तो उसके लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन है। और स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है वो इज़ अ ग्रोइंग फील्ड। पाकिस्तान में भी ऑर्थोपेडिक कम्युनिटी में इसका बहुत इंटरेस्ट है। पाकिस्तान में बहुत कम सेंटर्स हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा सेंटर जो YK ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स मेडिसिन इज़ वन ऑफ देम, कराची में जो कि जमजमा पे लोकेटेड है, तो हम भी यही सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोग जो है वो वापस रिटर्न टू स्पोर्ट्स हो जाएं, पेन फ्री, सारे गेम्स में पार्टिसिपेट, जो भी गेम वो खेलना चाहें वो खेल यानी सकें। जो लोग अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं कि हम दोबारा नहीं खेल सकते या हमारी बहुत गहरी इंजरी आ चुकी है और उसकी वजह से हम प्ले नहीं कर सकते या परफॉर्म नहीं कर सकते, उनके लिए ये सेंटर है और वहाँ पर जो है उनको ये मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है जिसकी वजह से वो वापस अपनी फील्ड के अंदर आकर खेल सकते हैं। यानी डिफरेंट तरह की जो है स्पोर्ट्स के अंदर यूज़ होती है, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, या डिफरेंट तरह के लोग जहाँ भी खेल रहे हैं स्पोर्ट्समैन के लिए जो है ये बेसिकली होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, ऐसा है कि जैसे अगर आपको चोट लगी, अब हम जैसे शोल्डर की बात कर लेते हैं,
ठीक है, तो ये शोल्डर का मॉडल मैंने आपके सामने रखा है, मैं थोड़ी देर में इसको जो है वो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। शोल्डर जो है वो हमारा, इसकी फ्री मूवमेंट है, हम इसको 360 डिग्रीज जो है हम इस शोल्डर को मूव करते हैं, जैसे बॉलिंग करते वक्त या स्विंग करते वक्त हम इसकी मूवमेंट, हमारी फ्री मोबिलिटी होती है। इस शोल्डर को आपके जिस्म के साइड पे बेसिकली 5 पट्टे जो हैं, जिनको हम रोटेटर कफ कहते हैं, उन्होंने होल्ड किया हुआ होता है। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई इस तरह शिद्दत का आप शॉट मारते हैं या थ्रो करते हैं जिसकी वजह से ये पट्टे कमज़ोर होकर टूट जाते हैं, तो आप फिर दोबारा वो काम नहीं कर पाते, ये करने की कोशिश करते हैं, वेट उठाने की कोशिश करते हैं, तो एक सर्टेन डिग्री पे आके वो वेट आपका जो है ना वो पेन करने लगता है, आपको शोल्डर जो है वो स्टिफ होने लग जाता है। आम फहम में हम जो है वो किसी भी ऐसे उम्र रसीदा शख्स को जिसको शोल्डर में प्रॉब्लम हो रही हो, तो हम उसको फ्रोजन शोल्डर कह देते हैं कि जी आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया। वो ज़रूरी नहीं है कि फ्रोजन शोल्डर हो, फ्रोजन शोल्डर एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो हर शोल्डर पेन फ्रोजन शोल्डर में फिट नहीं होता, तो उसको अगर इस तरह की चोट लग जाए। अब अगर मैं इस शोल्डर का थोड़ा सा मॉडल के हिसाब से दिखा दूं कि ये बॉल है जो आपका हाथ का शोल्डर बॉल है, इसका ये जो सरफेस है ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस फ्लैट सरफेस के गिर्द यहाँ पे बम्प होता है, जैसे कि रोड पे बम्प नहीं होते। ठीक है, रोड पे आपने जाते हैं तो गाड़ी को स्पीड ब्रेकर्स आपने जो है गाड़ी को स्लो करना होता है, तो ये रोड बम्प्स होते हैं, ताकि शोल्डर जब मूव करे तो ये स्पीड बम्प से रुक जाए और अपनी जगह ना छोड़ दे। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शदीद चोट की वजह से ये कंधा एक दफ़ा उतर जाता है। जब ये कंधा अपनी जगह पे उतरता है तो लाजिम बात है ये स्पीड बम्प को तोड़ते हुए या उसको इंजरी करते हुए उतरता है। सही। अगर वो छोटा जो है वो टीयर हो तो बाज़ दफ़ा खुद भी हील हो जाता है, लोग एक दफ़ा के बाद दोबारा उनको नहीं होता। लेकिन अगर ये कंधा बार बार उतरना शुरू हो जाए तो आप अंदाज़ा करें कि कोई भी आप कपड़े पहनने के लिए आपने हाथ उठाए, कमीज़ पहनने के लिए भी, और आपका कंधा निकल गया, तो किस कदर डिसेबिलिटी किसी भी, तो यानी ये वीकनेस में भी आ सकता है, वीकनेस में भी आता है, और किस कदर जो है वो डिसेबल पेशेंट जो है या कोई भी शख्स जिसका कंधा बार बार उतर रहा हो। क्योंकि हमने ये सुना है कि बच्चों में भी काफी ये पाया जाता है, छोटे बच्चे होते हैं उनका सुनते हैं कि उनका जो है कंधा उतर गया, ये काफी जो है ना बुजुर्ग भी कहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन बच्चों के साथ, तो बच्चों के साथ होती है इस तरह की प्रॉब्लम? नहीं, बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। बच्चों के साथ जो सिचुएशन होती है उसको हम कहते हैं कोहनी का उतरना। अच्छा, वो कोहनी का उतरना वो एक डिफरेंट जो है ना वो सिनारियो होता है कि उसमें जो है वो एक झटके के साथ वो उसका हाथ बच्चे जो है वो कोहनी से वो मूव नहीं कर रहा होता और हाथ साइड पे लटक जाता है, और लोग आम पे में कहते हैं कि कंधा उतर गया। वो कंधा उतरना नहीं होता, वो डिफरेंट चीज़ है। ये अमूमन स्पोर्ट्समैन में या किसी को एक्सीडेंट से या एपिलेप्सी का जो पेशेंट है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो वो अगर कंधे झटके लगने से ये कंधा उतरा है उसका, वो चोट जो है उस चोट की वजह से उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। यानी हैवी फिट्स पड़ने से भी ये होता है अमल? हैवी फिट पड़ने से भी ये हो सकता है। सही। तो अब इसमें ऐसे मरीजों को हम जो शोल्डर का है, अब एक नई टेक्नोलॉजी है, हम उसको पाकिस्तान में भी लेकर आए हैं, जिसको हम की होल सर्जरी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, की होल सर्जरी क्या है कि हम इसमें छोटे छोटे कैमरेज डाल के, आगे और पीछे कैमरेज डाल के, हम उस चोट को हम देखते हैं और उस चोट को कि कहाँ से कैसे वो बम जो है वो गिरा है और कितना ज़्यादा और कितना शदीद है, और उस पूरे बम को फिर हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। यही स्पोर्ट्स मेडिसिन में का काम है बेसिकली। सही। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि ये सर्जरी है और इससे हम देखते हैं कि चोट की नोयत क्या है, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। बिल्कुल। तो ये सर्जरी किस लेवल पे की जाती है? यानी जब मेडिकेशन काम करना बंद कर देती है, या ये सर्जरी आप लोग लोकेट करते हैं कि चोट की नोयत क्या है, उसके बाद सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं? देखिए, एक तो पेशेंट की हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर उसका कंधा एक दफ़ा उतरा है, अब तो खैर रिसेंट कंसेंसस जो दुनिया में पाया जाता है वो तो ये है कि अगर किसी का कंधा एक दफ़ा भी उतर चुका है तो उसको भी ये लिगामेंट रिपेयर करवाने की ज़रूरत है, ताकि उसको बार बार वो डैमेज ना हो। क्योंकि होता यह है कि जितनी दफ़ा ये कंधा अपनी जगह से उतरेगा उतनी दफ़ा ये हड्डी को छीलेगा सामने की, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि उसमें फिर बोन लॉस भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बोन लॉस होना शुरू हो जाता है, तो फिर उसके लिए हमें मुख्तलिफ काम करना पड़ता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी का कंधा आम फहम में ये समझ लिए कि साल में 2 या 3 दफ़ा उतर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके कंधे को
जो है वो रिपेयर की या सर्जरी की ज़रूरत है, जिसके लिए उसको मिलना चाहिए। तो देखना ये चाहिए। सिर्फ क्या स्पोर्ट्स वाले जो खिलाड़ी होते हैं कि उनके लिए होता है, या नॉर्मली जो लोग घर में भी होते हैं उनके लिए भी ये कोई भारी वजन उठा लिया या वेट उठा लिया या कोई चीज़ कैरी कर ली जो उनकी वेट यानी शोल्डर से ज़्यादा हैवी है, तो उन लोगों के लिए भी ऐसा होता है जो घर में बैठ के मतलब चीज़ें इस तरीके से कैरी कर रहे होते हैं? बिल्कुल होता है कुरतलैन, बिल्कुल आपने बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। किसी को एक्सीडेंट हो गया, कोई हाइट से गिरा, कंधा उसका उतर गया और उसके बाद वो कंधा जो है वो अस्पताल गया, उन्होंने वापस अपनी जगह पे बिठा दिया, तो बिल्कुल उसमें भी हो सकता है। भारी वजन उठा लिया, अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा वजन उठा लिया, उस कंधे पे जोर ज़्यादा पड़ा, उसकी वजह से भी वो जो है वो अपनी जगह से जा सकता है। लेकिन इतना आसान वजन उठाने से शायद नहीं है जितना चोट लगने से, गिरने से या स्पोर्टिंग एक्टिविटी से जो है वो देखने में आता है। यानी प्रेशर डेवलप होता है हाँ। उस जगह पे, और जब प्रेशर डेवलप होता है तो वो कंधा जो है वो अपनी पोजीशन से हट जाता है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। फिर उसको बरकरार रखने के लिए या तो फिर ट्रीटमेंट दी जाती है या तो फिर सर्जरी की तरफ हाँ, जाया वो जाता है। हमने जो है वो जैसे कहा था कि हम जो है वो उसको कुछ अपने सामईन को जो है वो वीडियोस भी दिखाएंगे जिसमें बिल्कुल वो वीडियोस चल रही हैं और बाकायदा सेकंड विंडो पे चल रही हैं। उसी नोयत के मुताबिक मैंने आपसे सवाल पूछा ठीक है। कि ये जो सर्जरी का प्रोसेस होता है ये किस तरीके का प्रोसेस होता है और ये कब होता है? अच्छा, सर्जरी में हम करते क्या हैं, जो मेरा पहले तो किसी ज़माने में जो है वो इतना बड़ा स्कार के साथ पूरा ओपन किया जाता था, उसका रिहैब भी बहुत लंबा और मुश्किल होता था। अब जो मैं करता हूँ वो ये है कि कंधे के आगे और पीछे सामने हम 2 छोटे छोटे सुराख करते हैं, उसके ज़रिए एक दूरबीन या कैमरा कंधे के अंदर डाल देते हैं। अच्छा। ठीक है, उस दूरबीन से हमें कंधे के अंदर मौजूद जो भी चीज़ें हैं वो नज़र आ रही होती हैं। उससे हमें जो है जो इंजरी डैमेज है वो भी हमें नज़र आ रहा होता है कि उसमें क्या चीज़ है, ख़ास तौर पे सामने का हिस्सा, क्योंकि आपका जो कंधा है वो नीचे की तरफ और सामने की तरफ बैंड ज़्यादा होना गिरता शुरू हो जाता है और यहाँ ज़्यादा गिरता है। तो इस एरिए में जो है इसको हम लेब्रम कहते हैं या स्पीड बम, मेडिकल जबान में इसको लेब्रम कहा जाता है। तो इस जगह से जो है वो ये स्पीड बम टूटता है, जो कि टूटने के बाद ये कंधा नीचे आ जाता है। अच्छा, फिर होता यह है कि बाज़ दफ़ा इसकी शिद्दत बढ़ जाती है कि नीचे आके कंधा ऐसे नीचे फंस भी जाता है। अच्छा। ठीक है, आपको बहुत सारे मरीज जो है वो ऐसे भी मिलेंगे जिनके कंधे ऐसे फंसे हुए हैं पिछले 10-10 सालों से। अच्छा, तो उनके लिए ठीक है, कितनी तकलीफ, वो कितनी तकलीफ है, कितना मुश्किल काम है। तो इन सब लोगों के लिए फिर वो आप जो है वो कंधे को वापस अपनी जगह पे बिठाना, इसको रिपेयर करना, तो वो हम सर्जरी के ज़रिए, इसमें हम कैमरे के ज़रिए इसको रिपेयर करते हैं। इस स्पीड बम को दोबारा बनाया जाता है ताकि लोगों को इसमें जो है वो आराम से, और इसका फ़ायदा जो कैमरे के थ्रू हम करते हैं उसका फ़ायदा ये है कि हफ्ते 10 दिन के रेस्ट के बाद ही हम पेशेंट की रिहैब प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ठीक है। और 4 से 6 हफ्ते मैक्सिमम 2 महीने में पेशेंट की पूरी मूवमेंट भी हो जाती है, उसका कंधा उतरना भी बंद हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी दोबारा आ जाता है। और तकरीबन 4 से 6 महीने, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में वो सारे सराउंडिंग मसल्स भी वीक हो रहे होते हैं, तो उस पर मसल स्ट्रेंथिंग पे काम होता है। तो अमूमन 4 से 6 महीने बाद वो पेशेंट जो है वो पेशेंट या खिलाड़ी जो है दोबारा रिकवर होके स्पोर्टिंग लेवल पे या ग्राउंड में वापस पहुंच जाता है। सही। और अगर वो स्पोर्टिंग लेवल पे नहीं है तब भी वो जो नॉर्मल भी बंदा है तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। नॉर्मली हम देख रहे होते हैं कि कंधा उतरा हुआ होता है लोगों का और उनकी जो है पोजीशन बिल्कुल डिसलोकेट हुई भी होती है बोन के साथ, तो वो ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि कंधा उसको उतरना कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक पेन्स के ऊपर, क्योंकि एक कहते हैं पेन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक नॉर्मली आपका स्ट्रेस पेन होता है, एक नॉर्मली आपको अगर कोई इंजरी हो गई उसका पेन होता है। तो जब कंधा उतरता है या कोई हाई इंजरी का पेन होता है तो वो किस नौयत का पेन होता है? अगर इसको जो है ना हम यूँ समझ लें कि विजुअल एनालॉग स्कोर कहते हैं, VAS के विजुअल एनालॉग स्कोर, कि आपकी पेन की शिद्दत क्या है, उसको हम 1 to 10 जो है वो काउंट करते हैं। अब जो भी हमारे देखने वाले हैं वो खुद इमेजिन कर लें कि एक चीज़ अपनी जगह पर है, आपको पता भी नहीं है कि आपका कंधा अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह से छोड़ के आगे निकल आए। ठीक है, अब वो आगे निकल आया तो इसका मतलब ये कि हर चीज़ इस जगह पे वो खिंच गई, स्ट्रेच हो गई, अंडर प्रेशर आ गई। अल्लाह मेरे जो चीज़ जहाँ पे बनाई थी उस चीज़ ने अपनी जगह को छोड़ दिया, तो उसकी पेन का शिद्दत इतना ज़्यादा है कि वो मरीज़ बिलक बिलक के रो रहे होते हैं। 10 out of 10 उसका पेन लेवल होता है और वो पेन उसका उस वक्त
तक ठीक नहीं होता जब तक कि वो चीज वापस अपनी जगह पे ना चली जाए। इसमें आपके नर्व एंडिंग्स होते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, वो सब आपके ब्रेन को ये सिग्नल्स भेज रहे होते हैं कि आपके जिस्म की कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा होता है। अच्छा, लोगों को इस बात का पता नहीं होता। अमूमन हम देख रहे होते हैं कि वो घर की चीज़ों पे, घर के टोटकों पे ज़्यादा आते हैं और वो घर में पेन किलर खा ली। वो कहते हैं ना, अपने आप में हर बंदा एक डॉक्टर है। और आजकल का जिस तरीके का सोशल मीडिया का माहौल है, उसमें तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि आपने कौन सी पेन किलर खानी है, कौन सी मेडिसिन खानी है, जिसकी वजह से बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है ट्रीटमेंट और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। तो इस हवाले से भी आपसे पूछूंगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पेन इशू के ऊपर, क्योंकि अमूमन हम देख रहे होते हैं कि दर्द होते हैं, तकलीफ भी हो रही होती है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। और नज़रअंदाज करने के बाद जब वो आहिस्ता 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 पेन जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ की शिद्दत इख्तियार कर जाता है, तब हमें एहसास होता है कि हमें जो है किसी डॉक्टर से कंसिडर करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे जाके जो है वो देखना चाहिए कि वो लोग किस तरीके से जो है इसको ट्रीट करते हैं। क्योंकि हमें मामलात पता नहीं होते कि बेसिकली हमारी बोन के साथ प्रॉब्लम क्या है, या हमारे कंधों के साथ, या हमारी हिप बोन के साथ, क्योंकि हड्डियों के मसाइल आजकल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं जिसकी वजह से जो है हमें पता नहीं लगता कि हमारी बीमारी एक्चुअल है क्या। हम घर में बैठ के पेन किलर तो ले रहे होते हैं, लेकिन वो पेन किलर हमें वक्ती तौर पर रिलीफ देती है, लेकिन उसके बाद उसी कंडीशन के ऊपर हम दोबारा आ जाते हैं। 8 घंटे की नोयत के बाद हमें दोबारा वो पेन शुरू होने लगता है और हमारी बॉडी फिर बहुत ज़्यादा जो है वो दुखने लग जाती है। तो ये चीज़ जो है वो लाइटली ना लें, क्योंकि जिस तरीके से हम इसको लाइटली लेते जाते हैं उस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स में मजीद इजाफा करते चले जाते हैं। जैसे कि हम सर्जरी की भी बात कर रहे थे, तो सर्जरी के हवाले से भी मैं आपको बता दूं, जो न्यू सर्जरीज़ हैं, जो जिस तरीके से ये शोल्डर्स की सर्जरीज़ होती हैं, वो भी हमारी स्क्रीन्स पर चल रही हैं। उस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम के अंदर कि सर्जरी के अंदर बेसिकली होता क्या, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, वो तमाम चीज़ें हमने प्रोग्राम के अंदर आपको बताएं। लेकिन आप जो है अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि वहाँ पर भी ये चीज़ें चल रही हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से सर्जरी की जा सकती है। अच्छा डॉक्टर यासिर, जैसे कि हम पेन की नोयत के हवाले से बात कर रहे थे, कंडीशन के हवाले से बात कर रहे थे कि जैसे हम नॉर्मल लाइटली ले लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, घर में ही बैठकर जो है वो सजेस्ट कर लेते हैं, डॉक्टर से पूछ लिया, मेडिकल स्टोर पे चले गए, यार कोई अच्छी पेन किलर दे दो जिससे हमारे पेन को रिलीफ मिल जाए। लेकिन उस तरह की जब हमारी कंडीशन वर्स्ट होती चली जाती है, तब हमें मसाइल का पता होता है कि हमारी मसाइल जो है इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की आपने। हमारे यहाँ ना हर घर में एक गूगल डॉक्टर मौजूद है। ठीक है, वो गूगल डॉक्टर वो नीम हकीम खतरा जान है वाली बात है। हम उसमें लिखते हैं गूगल में कि जी नी पेन और ट्रीटमेंट, ठीक है, हम ये लिखते हैं। उसमें गूगल डॉक्टर आपको जो एक लिस्ट हजारों डॉक्टर्स की लिस्ट आ जाती है, वो एक लिस्ट आपको दवाइयों की पकड़ा देता है। आप वो दवाइयाँ नोट करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, हम कहते हैं जी ये दवाई दे दें क्योंकि गूगल डॉक्टर ने कहा है। अच्छा, उसका नुकसान क्या है? ऐसा नहीं है कि गूगल आप जब सर्च करेंगे तो लाजिम बात है गूगल के पास हर चीज़ मौजूद है, सही और गलत, सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, सही और गलत। क्या आपके लिए वो मेडिसिन हेल्पफुल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हर दवाई की वजह से आपको ज़रूरी नहीं कि फ़ायदा हो, उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, दवाई मुस्तकिल खाने से बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो पेन मेडिसिन 6-6 महीने से खा रहे हैं, और जब मैं उनको ये बात बताता हूँ कि भाई आप 6 महीने से खा रहे हैं बगैर किसी को दिखाए हुए, क्या आपको मालूम है कि इसकी वजह से आपके गुर्दे खराब हो जाएंगे या आपके मैदे में जलन, अल्सर बन जाएगा, जिसके लिए अगर वो अल्सर फट गया तो आपकी जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो वो परेशान हो जाते हैं कि नहीं, हमें तो गूगल ने तो बताया ही नहीं। भाई गूगल तो जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, गूगल डॉक्टर नहीं है। आपने इलाज अगर प्रॉपर करवाना है, आपको दर्द है, घर में पैनाडोल सब लेते हैं, ठीक है, आपने पैनाडोल ले ली, लेकिन अगर उसमें आपका दर्द नहीं ठीक हो रहा तो बहुत मुनासिब है कि आप किसी न किसी डॉक्टर के पास, चाहे वो मोहल्ले का डॉक्टर ही क्यों ना हो, आप उससे ज़रूर कंसल्ट करें ताकि वो आपको प्रॉपर गाइड तो कर सके कि आपके साथ हो क्या रहा है। अगर मोहल्ले के डॉक्टर को समझ नहीं आता तो वो आपको किसी अच्छे अस्पताल में या किसी दूसरे डॉक्टर के पास रेफर कर सकता है ताकि उसका प्रॉपर इलाज हो।
बिल्कुल यही बात है कि ट्रीटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए किसी भी मसाइल की। अच्छा, जैसे कि हमने स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात की, वैसे ही एक और आपने जो है मुझे टाइप बताई, वो रीजनरेटिव मेडिसिन। जी। व्हाट इज रीजनरेटिव मेडिसिन और उसका रोल क्या है? अच्छा, रीजनरेटिव मेडिसिन जो है वो अगेन इट्स समथिंग न्यू इन द मार्केट। बड़ी नई चीज़ है, पिछले 15 साल 20 साल से ऑर्थोपेडिक में दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में हम अभी पिछले कुछ सालों में हम लेकर आए हैं। रीजनरेटिव मेडिसिन क्या है कि आप, अल्लाह मियां ने इंसान के जिस्म में एक दिफाई निज़ाम भी रखा है। हम सबको ये बात पता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम गिरते हैं, चोट लगती है, खराश आती है, तो हम हर खराश को ठीक कराने के लिए ना अस्पताल जाते हैं ना किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस खराश ने खुद ही जख्म ने भर जाना है। वो जख्म जब भरता है तो उस पर खुरन जमता है, और जब वो खुरन गिरता है तो नीचे से वो जख्म भर चुका होता है। तो ये इंसान के जिस्म में एक सलाहियत है, कुदरत रखी हुई है। साइंस ने अल्लाह मियां की दी हुई इसी कुदरत को इस्तेमाल करने का फैसला किया। अच्छा, ठीक है, तो अब हम करते किए हैं कि अल्लाह मियां कि जो जिस्म के अंदर जो खून में जो इस तरह के खुलिये हैं जो कि इंसान के ज़ख्म को हील कर सकते हैं, हम उसको ड्रॉ करते हैं। इसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या पीआरपी उर्फ आम में कहते हैं। उसको लेके ख़ास तरीके से ख़ास मशीन के अंदर उसको हम घुमाते हैं, स्पन करते हैं, तो जो खून का लाल रंग है वो नीचे रह जाता है, रेड ब्लड सेल्स नीचे बैठ जाते हैं, और उसमें प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डैमेज को ठीक करने के लिए, तो ग्रोथ फैक्टर्स ऊपर आ जाते हैं। उन ग्रोथ फैक्टर्स को हम जो है वो इंजेक्ट करते हैं, इसको पीआरपी कहते हैं। अच्छा, अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दे दूं, जैसे हम कंधे की भी हम बात कर रहे थे, मेरे पास कंधे का मॉडल भी है। अब कंधे के पट्टा जो है, एक तो दो तरीके ना, या तो ये पूरा टूट जाएगा या ये आधा या थोड़ा सा टूटेगा, लेकिन मरीज को दर्द है। तो हम एज ए डॉक्टर मैं ये समझता हूँ कि बेहतर इलाज ये है कि ना सिर्फ मैं इसका दर्द खत्म करूँ, ये जो थोड़ी बहुत चोट आई है या थोड़ा बहुत जो टूटा है, इसको भी हम कुछ ऐसा करें कि ये हील भी हो जाए, दोबारा वही मजबूती इसमें आ जाए। तो इसमें हम फिर पीआरपी इंजेक्ट कर देते हैं। सही, ठीक है। वो पीआरपी मैं तो खैर अल्ट्रासाउंड गाइडेड करता हूँ, ताकि जो है वो टारगेटेड जो जहाँ पे भी इंजरी है हम उस जगह पे इसको जो है वो इंजेक्ट करें। तो वो पीआरपी करती क्या है कि वहाँ पे जाके वो प्लेटलेट्स जो हैं एक तरह से ग्राउंड बनाते हैं, वो जाके उस पर बैठ जाते हैं, जैसे जख्म के ऊपर वो खुरन आके बैठ जाता है, इसी तरह से वो पीआरपी उसके ऊपर प्लेटलेट्स जाके बैठ जाते हैं, और उसके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो जाके उसको हीलिंग का काम करते हैं। सही, ठीक है, उसको हील करते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को वापस लेकर आते हैं, क्योंकि इसमें हर तरह का ग्रोथ फैक्टर है। इंसान की बॉडी के अंदर ही स्टेरॉइड्स भी पाए जाते हैं, और वो स्टेरॉइड्स जो हैं वो पेन मेडिसिन भी होता है। हमने बहुत सारे मरीज हैं जिनको दर्द ठीक नहीं होता तो उनको स्टेरॉइड की टेबलेट्स जो है वो खिला देते हैं, तो वो स्टेरॉइड्स भी होते हैं। तो वो इंसान के जो जिस्म में मौजूद जो कुदरती स्टेरॉइड है, जो कुदरती सेल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके हम हर किस्म के उस दर्द को, जो मैं ये समझता हूँ कि जिसके लिए ऑपरेशन अभी ज़रूरी नहीं है, उस दर्द को मैनेज करने के लिए पीआरपी सबसे इफेक्टिव है इस वक्त। अच्छा, तो ये किन किन कैटेगरीज के लिए बेनिफिट साबित होती है? अच्छा, इसमें दो कैटेगरीज तो बहुत हैं। एक तो नी का आर्थराइटिस है। ठीक है, नी आर्थराइटिस में हम 4 स्टेजेस होती हैं, तो उसमें ग्रेड 1, 2, 3, 4। ग्रेड 4 वो है जहाँ पे हड्डी से हड्डी चिपक जाती है। उसमें जो है वो पीआरपी का रोल इतना अभी डिफाइन नहीं है, अभी साइंस उस पर काम कर रही है। लेकिन ग्रेड 1, 2, 3 उन मरीजों में जो दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी से इफेक्टिव नहीं हो रहा, जो उनको दवाइयाँ मुस्तकिल खानी पड़ रही हैं, उनकी लाइफ को आसान करने के लिए हम ये पीआरपी लगाते हैं। नी में तकरीबन 3 सेशंस उसके होते हैं एवरी 2 वीक्स। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो नी की मोबिलिटी बढ़ा देता है, क्योंकि उसको जॉइंट ऑयल और हर चीज़ वो चेंज कर देता है। जो डैमेज है उसको मज़ीद डैमेज होने से रोकता है, जो रिपेयर चाहिए वो सारी रिपेयर करता है, और जब आपका इलाज खत्म हो जाता है तो मजेदार बात यह है कि बैकग्राउंड में वो सारा रिपेयर वर्क, वो हर चीज चलती रहती है। सही, ठीक है। जो हम ग्रेड मॉडरेट टू सीवियर आर्थराइटिस में, तो अब ये बात साबित भी हो चुकी है कि वो मरीज जो कि मॉडरेट टू सीवियर आर्थराइटिस में, और जिनको हम कहते हैं कि जी आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ गई है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ गई है,
वो बस ग्रे जोन है, मतलब नी रिप्लेसमेंट और उसके दरमियान वो में बिल्कुल जो ना लास्ट स्टेज आ जाता है। लास्ट स्टेज से जरा सी पहली समझ लें कि वो सही। स्टेज है मॉडरेट टू सीवियर है, मॉडरेट नहीं है और सीवियर भी नहीं है, मॉडरेट टू सीवियर है, दरमियान में पहुंच गया है। उनमें इस पीआरपी ट्रीटमेंट से 5 साल तक हम नी रिप्लेसमेंट को पोस्टपोन कर सकते हैं, खींच सकते हैं, क्योंकि लोगों का एक खौफ भी है, यानी उसके उनका कॉज भी है। अपना नी ही काम कर सकता अपना है, नी 5 ही साल तक जो है वो ड्यूरेशन निकाल सकता है आराम से, जिनको मजीद चलने 5 में साल। दुश्वारी हो रही है या जिनको लग रहा है कि उनका घुटना बिल्कुल बेकार हो चुका है, तो ये ट्रीटमेंट उनके लिए बहुत अच्छी हो ये सकती बहुत है। अच्छी होती है। हाँ, लेकिन वो केस जो कि कम्प्लीटली सिवियर है, जिसमें बिल्कुल बोन टू बोन आर्थराइटिस है, जिसमें जरा सी भी गुंजाइश नहीं है, उसमें पीआरपी बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता। मेरे पास जो भी मरीज आता है इस तरह के सिचुएशन में, मैं उनको बहुत साफ जो है वो कह देता हूँ कि आपके लिए सिर्फ नी रिप्लेसमेंट है, पीआरपी आपके लिए इफेक्टिव नहीं है। लेकिन मेरे पास ऐसे पेशेंट भी थे और हैं जिनको मॉडरेट टू सीवियर आर्थराइटिस था, उनको हमने पीआरपी लगाया है। 2 साल का तो मुझे भी पाकिस्तान आए हुए हो गए, तो तकरीबन 2 साल का मेरे पास भी डाटा है। वो सब दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी, वो बहुत खुश है, उनको कोई पेन नहीं है, उनकी ये क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाती है उससे। यानी अपनी जिंदगी में वापस आना शुरू हो जाते हैं वो लोग ना, जैसे कि नॉर्मली जवानी में चल फिर सकते थे, उसी तरीके से दोबारा जो है उनका नी रिकवर होना शुरू हो जाता है या फिर शोल्डर रिकवर होना शुरू हो जाता है। कोई भी जॉइंट ऐसा है जो कि आपका डिसलोकेट हो गया, उस तमाम चीज़ों को अचीवली आपके सही से डिफेंड कर सकता है। अच्छा, जिस तरीके से हम नी जॉइंट की बात कर रहे हैं, और अमूमन मैंने लोगों को सुनते हुए देखा है या सुना है इस तरीके से कि वो लोग कहते हैं कि हमारी नी में गैप आ गया। तो जब नी में गैप आ जाता है तब पेन होता है, या नी में जब गैप आपस में लोकेट करता है तब पेन होता है? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। आम फहम जो है ना, वो आपने बिल्कुल सही कहा। यही बात है, वो पेशेंट आता है कहते हैं जी नी में गैप आ गया, तो उनको मैं कहता हूँ कि भाई नी में गैप नहीं आया है, गैप खत्म हो गया। ठीक है, होता क्या है कि नी के अंदर जो है वो ये इस तरह से जो है वो हड्डी के ऊपर हड्डी है और इसके बीच में यहाँ पर जो है वो आपके कुरकुरी हड्डी मौजूद होती है। अमूमन क्या, आप जब चलते हैं तो अल्लाह ने ऐसा फिनोमेना रखा हुआ है कि जो आपका एक्सेस है, वेट एक्सेस जो है, जो वेक्टर है, वो अंदर की तरफ जो है वो जाते प्रेशर हैं, डेवलप करता है। तो प्रेशर डेवलप करता है, तो आपका ज्यादा वजन जो है वो घुटने में अंदर की तरफ होता है। अच्छा, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे घुटना खराब होना शुरू होता है तो आपका अंदर की साइड जो है वो हड्डी से हड्डी ऐसे चिपक जाती है और बाहर की साइड ऐसे उठना शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है, बाहर की साइड ऐसे उठना शुरू होती है और उठते होते वो फिर हड्डी, आपने देखा होगा बाद लोगों की टांगे सीधी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी टांगे टेढ़ी होना शुरू हो गई। ठीक है, तो वो हड्डी से हड्डी ऐसे चिपकी और उसके बाद उसने प्रेशर की वजह से ऐसे टांग को टेढ़ा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सीवियर आर्थराइटिस की निशानी है। गैप नहीं आता, गैप खत्म हो जाता है और तब जाके जो है पेन स्टार्ट होता है। अच्छा, जिन लोगों के घुटने मैंने देखे हैं कि बहुत ज़्यादा स्वेल हुए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है और अपनी पोजीशन से, नॉर्मल घुटने की जो पोजीशन है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है वो, तो ये स्वेलिंग जो इतनी ज़्यादा हो जाती है, ये अंदर जो डिसीज़ क्रिएट करी होती है वो किस तरह की डिसीज़ होती है? अच्छा, इसमें 2 तरह की, एक तो हम कहते हैं ना जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है कि ये हड्डी की बीमारी है, इसमें हड्डी खराब होना शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी आती है जिसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मतलब ये है कि जो घुटने की झिल्ली है, अब ये हड्डी की बीमारी नहीं, झिल्ली की बीमारी आ गई। सही। ठीक है, उसमें अमूमी तौर पे ये देखा जाता है कि घुटने में बार बार पानी भरता है क्योंकि झिल्ली जो है वो ज्यादा सिक्रीशंस दे रही होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी होता है, लेकिन अमूमन वो किसी चोट लगने की वजह से कि आपका घुटना चलते चलते किसी मेज से कोने से टकरा गया, मतलब कोई बड़ी चोट नहीं है, कोई हल्की सी चोट है, लेकिन उसकी वजह से क्योंकि अब आपकी हड्डी खराब हो रही है तो झिल्ली भी जो है वो सुकड़ रही है, वो हल्की सी चोट लगने से वो झिल्ली ज्यादा पानी दे देती है, तो उसकी वजह से क्योंकि अब कंपार्टमेंट का साइज छोटा हो रहा है, वो कंपार्टमेंट डिजीज है, वो जोड़ में बीमारी है, तो कोई भी चीज या हल्की सी चोट भी उस बीमारी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है और उसकी वजह से उसमें पानी जमा हो जाता है। तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, किस तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता है? अगर उसमें पानी बहुत ज्यादा है तो मैं सबसे पहली चीज तो ये घुटने में से पानी निकालवाएं। ठीक है, वो उसमें पानी निकलवाएं, फिर ये देखेंगे पानी आया क्यों है। वो आया रूमेटॉइड की वजह से आया है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से आया, या यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से भी वो आ सकता है। तो हमें पहले तो ये देखना है।
फिर दूसरी चीज हमने ये देखनी होती है एक्सरे करा के कि अच्छा उसमें एक और वजह भी होती है, वो उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं, जिसको कि सेप्टिक आर्थराइटिस के किसी इन्फेक्शन की वजह से उसमें जो है वो सूजन आ गई है, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता, या विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जोड़ खराब होता है। सही। विटामिन डी जो है वो कहने को विटामिन है, बट इट्स एक्चुअली अ हार्मोन, इट रेगुलेट्स अ लॉट ऑफ सिस्टम इन योर बॉडी। सही। ठीक है, इनमें से एक बोन भी है, और विटामिन डी जो है वो टैक्सी है जिसपे कैल्शियम ने बैठ के जाना है, ठीक है, हड्डी के अंदर, एक सपोर्टर है। हाँ ओके। ठीक है, एक सपोर्टर है, उसको पकड़ के वो लेके जाती है कैल्शियम को हड्डी के अंदर। तो अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम ने घूम घूम के जिस्म के अंदर जो है ना, हाँ, वो थक के जो है ना उसने हाथ साइड पैर में छोड़ देने, हाथ पैर छोड़ देने, और वो विटामिन डी वो जोड़ने खराब हो जाना है, जिसकी वजह से अमूमन आपने अपने इंट्रो में जो बात की थी कि बच्चों में पूरे जिस्म में दर्द की बात है, या जवान बच्चों और बच्चियों में दर्द पूरे जिस्म में हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, खासतौर पर थकावट बहुत ज्यादा महसूस करने लगते हैं। यानी अगर जरा सा चल कर गए, पहले ऐसा होता था कि एक्टिविटी हम बहुत ज्यादा करते थे और उसके बाद कहीं जाकर हमें हल्का सा पेन जो है बॉडी में महसूस होता था, उसमें भी हम लोग उसको कॉमनली ले रहे होते थे। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे शिकायत कर रहे होते हैं, सर में दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, बॉडी में जान नहीं है, इस तरह की नोयत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। खासतौर पर घर में जो माएँ ये शो देख रही हैं, वो अपने मोहल्ले में या अपने ख़ानदान में भी बात ज़रूर पैगाम पहुँचाएं कि छोटे बच्चे, इवन 15-20 साल 25 साल के लड़के लड़कियां, अगर आप ये देखें कि उनके मूड में बहुत ज़्यादा स्विंग है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग उनके हैं, गुस्सा बहुत तेज़ आ रहा है उनको, बाल गिरना शुरू हो गए हैं, दांत झड़ रहे हैं, तो ये निशानी है कि आपके बच्चे में विटामिन्स की कमी है, ख़ासतौर पर विटामिन डी की, और उसके साथ साथ विटामिन B12 की। तो आप ज़रूर अगर ऐसी चीज़ नोटिस करें तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, बच्चों के टेस्ट कराएं, देखें कि उनके जो है वो रिपोर्टें क्या हैं, और उसका प्रॉपर इलाज कराएं। तो ये जो है अच्छा, इसमें कंसंट्रेशन की कमी, लेजीनेस हो जाना कि सुस्त हैं, आपने बच्चों को कहा जी पानी पिला दूंगा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा, उठने का दिल नहीं कर रहा, मेरा हिलने का दिल नहीं कर रहा। ठीक है जी, कि आप नोटिस कर रहे हैं कि एक एक्टिव बच्चा आहिस्ता 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 सुस्त होता चला जा रहा है, या पढ़ाई से उसका ध्यान हटता चला जा रहा है, वो पढ़ने में कंसंट्रेशन में उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि घर में नोट करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप अपने बच्चे के विटामिन ज़रूर 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 चेक कराइए, ताकि ये आपको पता चले। अगर उसके विटामिन्स कम हैं और आप उसके विटामिन्स रिप्लेस कर देते हैं तो उसकी एक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ दोबारा बेहतर हो जाए। मतलब ये वो अलामात हैं जिनको जो है वो बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए। अर्ली स्टेजेस पे अगर आप पकड़ लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैंने कॉमनली देखा है कि घर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि अगर बच्चों में ऐसी शिकायत पाई भी जा रही हैं तो दूध एक जो उनका हल होता है कि बच्चों को दूध पिला दें, लेकिन आजकल बच्चे दूध से भी बहुत भागते हैं, दूध भी नहीं पीना उन्होंने। साथ उन्होंने घर में मल्टी वाइटामिन्स रखी हुई होती हैं और वो बच्चों को वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके मल्टी वाइटामिन दे रहे होते हैं और डॉक्टर के पास ले जाने से गुरेज करते हैं कि पहले आप ये कर लो, इन केस अगर चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट होती हैं उसके बाद फिर हम कंसल्ट करेंगे, या उसके बाद भी उन्हें काफ़ी देर बाद ख्याल आता है कि कंसल्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये चीज़ जो है लाइटली नहीं लेनी चाहिए। एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए हेल्थ टॉक। जी नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हड्डियों के मसाइल के ऊपर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस की जो कि नॉर्मली घरों के अंदर रूटीन के अंदर पाई जाती हैं और अमूमन हम देख रहे होते हैं लेकिन उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। नज़रअंदाज करना हमारा इशू बन चुका है क्योंकि हम उसे लाइटली लेना शुरू हो गए और बाज़ वक़्त हम हर बच्चे के अंदर ये कैफियत देख रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, जिस्म में दर्द हो रहा है। अमूमन हम पहले नहीं देखते थे, जो हमारी जनरेशन थी उस जनरेशन में ये चीज़ें नहीं पाई जाती थी, लेकिन अब जो यूथ आ रही है वो इसी तरह की यूथ है कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट महसूस हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं और इस तरीके से नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बड़े बड़े मसाइल क्रिएट करना शुरू हो गई हैं। अच्छा, जिस तरह से हड्डियों के मसाइल के ऊपर हम बात तो करें लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी भी मसाइल हैं जो कि नॉर्मली हम देख रहे होते हैं कि वर्किंग लोड का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और जब वर्किंग लोड का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो क्या चीज़ डेवलप करता है उस मुतालिक आपसे बात करूँगी कि अगर नॉर्मली एक बंदा जो है वो 8 to 10 आवर्स की ड्यूटी कर रहा है और काफ़ी वर्कलोड है उसके ऊपर और वो उसका बैठने का काम है या फिर उसका एक ही नोयत की पोजीशन का काम है, तो उस तरह के लोगों को क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम कर सकती हैं? अच्छा, ऐसे
जो लोग हैं ना उनको सबसे कॉमन जो है वो बैक पेन है। ठीक है कि वो एक ही जगह पे एक ही पोजीशन में, और दूसरा उनका नेक पेन है। ठीक है कि नेक पेन क्यों है? क्योंकि उनका डेस्क कंप्यूटर स्क्रीन पे वो काम कर रहे हैं, तो उनकी मुस्तकिल गर्दन झुकी हुई और एक ही पोजीशन में काम हो रहा है। खासतौर पे अकाउंटिंग वाले या बैंक में जॉब करने वाले लोग जो हैं उनके लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है। और मुस्तकिल बैठने की वजह से, और ख़ासतौर पे एयर कंडीशन में बैठने की वजह से, तो उनके जो है कमर में मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। 8 to 10 आवर्स जो डेली ड्यूटी कर रहा है ना, उसको 2 घंटे ट्रैवलिंग में भी लग रहे हैं, एक जगह से जाने में और आने जाने में उसको ये भी लग रहा है। तो 10 से 12 घंटे तो जो है ना उसके लिए चले गए। अगर वो इसमें कोई आधे घंटे का कोई एक्सरसाइज का रूटीन बना लेना, तो उससे उसकी जो है वो एक्टिविटी लेवल या एनर्जी लेवल बहुत बेहतर हो जाएगा। देखिए दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर तो जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं उन्होंने ऑफिसेज में जिम्स बनाए हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ताकि उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सेहत का उनको ख्याल होता है कि ये हमारा जो एम्प्लॉय है इसको हम ब्रेक में, टी ब्रेक में या किसी भी ब्रेक में, या ऑफिस शुरू होने से पहले या ऑफिस शुरू होने के बाद उसको जिम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि वो जाके वहाँ पे एक्सरसाइज करे, स्विमिंग करे, ताकि वो हेल्दी होके फ्रेश होके वापस घर पे जाए। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर नहीं पाया जाता। शायद कॉस्ट रिस्ट्रेंड है या अभी हम उस हिसाब से सोच नहीं रहे हैं। तो इन मरीजों में 2 वजूहत होती हैं बैठने की वजह से। एक तो वजन उनका बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वजन बढ़ता है तो उनकी कमर का इशू हो जाता है, गर्दन में दर्द, मुस्तकिल दर्द का उनको इशू हो जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन का इशू हो जाता है। पूरा दिन ऑफिस में बैठे हुए हैं, सन एक्सपोजर नहीं है, तो अगेन वही विटामिन डेफिशिएंसीज का इनको इशू हो जाता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको के एड्रेस करने की जरूरत है। यानी हड्डियों के मसाइल बढ़ा सकते हैं ये सारे इश्यूज ऐसे हैं, क्योंकि ये नॉर्मली हम देख रहे होते हैं कि कॉमन इश्यूज हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा पेन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हड्डियों से आवाज़ आनी शुरू होती है पटाखों की सूरत में, जब हम जिसे कहते हैं ना कि पटाखे निकल रहे हैं हड्डियों से, टक उठ रहे हैं आप, बैठ रहे हैं, इस तरह की आवाज़ आती है। ये आवाज़ें क्यों आना शुरू होती हैं? अच्छा, ये आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आपके जिस्म में विटामिन की कमी हो गई है। अच्छा। बहुत कॉमन है विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ कि उठते बैठते पटाखे बज रहे हैं। ठीक है, टक टक की आवाजें आ रही हैं, आप कह रहे हैं घुटना बोल रहा है, या कोहनी में से आवाज आ रही है, या गर्दन आपने घुमाई तो गर्दन की हड्डियां बोलना शुरू हो गई हैं। तो ये सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अपने विटामिन चेक कराएं। ठीक है, जिसमें से अगर आवाज आ रही है तो विटामिन कराएं, और फिर विटामिन कराने के बाद आप, क्योंकि वो टक हो ये रहा है कि आपके बोन्स जब वीक होती है ना तो उसके साथ मसल्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहली चीज बोन वीक हो गई। जब बोन वीक हो गई तो उसके साथ साथ ये पट्टे भी वीक होना शुरू हो गए, यानी वो दीमक की तरह खाने लगती है। एब्सोल्युटली ऐसे ही। तो वो दीमक, बड़ा अच्छी बात हमने की, दीमक की तरह खाने लगती है। वो बिल्कुल चीज लाइक हो जाते हैं, बोन इतनी कमजोर हो जाती है। औरतों में खास तौर पे 50-55 साल की उम्र के बाद उनकी हड्डियों को, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, वो बिल्कुल बटर लाइक हो जाती है। तो उसको ऐसे हल्की सी स्टिक भी मारो तो वो हड्डी टूट जाएगी। ओके, इतनी कमजोर हो जाती है। तो इन सब चीजों को देखने की, समझने की जरूरत है, इसके इलाज की जरूरत है। तो वो आपको दिखाना चाहिए। अच्छा, बिलफर्ज अगर किसी शख्स के पास वो टेस्ट कराने जाता है विटामिन का या किसी भी चीज़ का, उसकी बोन्स में से आवाज़ आ रही है, तो उसकी अगर डेफिशिएंसी आ गई कि भाई बोन्स आपकी जो है वीक है और विटामिन की डेफिशिएंसी है, देन फिर उसका प्रोसीजर क्या होगा? क्योंकि मैंने सुना है कि विटामिन के इंजेक्शंस लगते हैं बॉडी के अंदर, फिर मेडिसिन होती हैं जिनको रिकवर करने के लिए ये चीज़ें दी जाती हैं। अच्छा, मेरी प्रैक्टिस ये है कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है ना, तो कहीं से भी उसने टेस्ट कराया हो, किसी भी लेबॉर्ट्री से, तो हर लेबॉर्ट्री जो है एक रेफरेंस रेंज आपको देती है। ठीक है, अमूमन मोस्ट कॉमनली जो है जो रेफरेंस रेंज वो हमारे पास आती है वो फ्रॉम 30 to 150। और पेशेंट का विटामिन डी आया 8, 10, 12, ठीक है, 15, 20, इतना लो है। अच्छा, जो रेंज है आपको 30 to 150, मैं ये कहूँगी जी 30 मेरा विटामिन डी हो गया, मैं नॉर्मल हो गया, ये बात गलत होगी। सही, ठीक है, 30 to 150 पीक लाइन है 30। हाँ, ठीक है, 30 to 150 की जो रेंज है, इसकी मीन वैल्यू जो है वो अराउंड 100 आती है। सही। तो मैं अमूमन के हर मरीज को मैं कहता हूँ कि आपका टारगेट फ्रॉम 80 to 120 की रेंज है। हमने इस रेंज में आपका विटामिन डी मेंटेन करना है,
क्योंकि द वे यू आर लिविंग, जो आपका रहन सहन का तरीका है वो तो बदल नहीं रहा। आपने ऑफिस भी जाना है, सनलाइट का एक्सपोजर भी नहीं है, खाना पीना भी आपने चेंज नहीं करना, तो आपका विटामिन डी जब पहले गिरा था दोबारा भी गिरेगा। सही। तो एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करिए? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात करें? जी, मैं सुंदरी ख्वाजा सरा बात कर रही हूँ। सिस्टर डॉक्टर से बात करवा दें। जी जी मेरा कहें। कहिए नहीं कि कंधा उतरा हुआ है, बाजू सीधा नहीं होता ऊपर। कंधा उतरा हुआ बाजू बाजू जो है उनका सीधा नहीं होता, जैसे हमने पहले बात की है। हाँ, हमने पहले भी बात की थी। कब से उतरा हुआ है ये कंधा इनका? ये कुछ 6 महीने 7 महीने हो गए हैं। देखिए, हमने पहले भी बात की थी कि कंधा उतरा हुआ है 6 महीने से, तो अब वो दर्द में, तो आपने जो है वो किसी को दिखाया, कोई इलाज हुआ? नहीं, मैंने जराहों को दिखाया, फिजियोथेरापी की, जिला अस्पताल दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कहीं आप गिरी थी, कोई आपको इंजरी आई थी? वो मसला ये हुआ था, मेरा पर्स यानी कि गुंडे छीन के जा रहे थे, तो मेरे झटका लगा था ऐसे, तो ठीक यानी है। कि झटका लगने से मेरा ये कंधा उतरा हुआ है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र में 60 साल की हूँ। 60 साल की है। देखिए, इस उम्र में जो तकरीबन 6 महीने से कंधा उतरा हुआ है, तो इसको हम क्रॉनिक जो है वो शोल्डर डिसलोकेशन में ये आ जाता है। इसको जो है ना वो आपको पूरा असेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आपके जो है वो एक्सरेज भी और एमआरआई भी, और बाज़ दफ़ा हमें सीटी स्कैन की भी ज़रूरत पड़ती है ये देखने के लिए, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि अंदर जोड़ जो है उसकी क्या कंडीशन है, और क्या आया आपका कंधा वापस हम बिठा सकते हैं, या आपको कंधा रिप्लेस, या जिसको हम शोल्डर रिप्लेसमेंट कहते हैं, कि कंधे को जो है वो नया जोड़ आपका बना के हम लगाएं ताकि आपका हाथ दोबारा से काम करे, सर के ऊपर से, कंधे के ऊपर से भी उठे और बगैर किसी दर्द के वो काम हो। तो ये तो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी असिस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद तमाम नोयत पता चलेगी कि कंडीशन क्या है और उसके मुताबिक फिर आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी। अच्छा, ये जो आपने, आप ही की बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, ये जो आपने कहा कि नया कंधा लगाना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, ये जो कंधे को रिप्लेस करते हैं या फिर कोई भी बोन को रिप्लेस किया जाता है या घुटने को रिप्लेस किया जाता है, तो ये कितना मुफीद है? यानी ये दीगर जो हमारा रियल, जाहिर है रियल तो रियल वर्किंग करेगा जिस तरीके की वर्किंग होती है, तो ये जो रिप्लेसमेंट वाली चीज़ है ये कितनी वर्किंग कर रही है? अच्छा, इसको ना इस पैराए में देखिए कुरतुलैन के QOL, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके ओके, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं, समथिंग नहीं, आप इससे नॉर्मल है ना, आपको कोई दर्द नहीं है, आप चल फिर रही हैं, सही। क्योंकि आपके सारे जोड़ से ही काम कर रहे हैं। ठीक है, आप खुश भी हैं, आपको उतरने चढ़ने में भी। अब आपके किसी जोड़ में दर्द हो गया, आपकी उम्र 30 साल में मैं प्लस कर देता हूँ, और आपकी नीज में पेन है, ठीक है, आपको जिससे कहीं और कोई दर्द नहीं है, आपकी कमर में कोई मसला नहीं है, आपके नी में दर्द है, आपसे सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना सब मुश्किल है, सीधा चलना मुश्किल है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इमेजिन करेंगे क्या होगी। ठीक है, आप किस कदर उस पेन की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। ऐसा ही है। उस पेन की वजह से आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ देंगे। मेरी एक पेशेंट थी जिनका हमने नी रिप्लेसमेंट किया, तो वो 2 साल से अपने फ्लैट से बाहर ही नहीं जा पाती थी दर्द की वजह से, किसी बहन भाई के घर विजिट ही नहीं कर पाती थी। जब हमने उनका नी रिप्लेसमेंट किया, सारी रिहैब की, वो अब सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती भी हैं, बहन भाइयों के घर में भी जाती हैं, रिक्शे में बैठ के चली जाती हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाती है। सही, यानी अच्छा साबित हो रहा है कि अगर आप इस तरीके की ट्रीटमेंट कराते हो तो ये आपको चलने फिरने में वापस आपकी कंटिन्यू करती है आपकी जिंदगी के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये जो हिप जॉइंट की भी अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कॉमनली इशू जो है, कॉमनली मसला है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए या आप जो है वो हिप के जोर पे वॉशरूम में स्लिप हो जाएं, इस तरीके से होता है, तो आपकी हिप बॉल जो है वो काफ़ी हद तक खिसक जाती है। तो जब वो अपनी बैलेंस जो है वो खो देती है या अपनी पोजीशन चेंज कर देती है, तो तब जो है उस वक्त भी सर्जरी की तरफ जाते हैं या उसको रिकवर करने के लिए पहले कोई प्रोसीजर होता है? नहीं, देखिए, अगर हम सिर्फ हिप के जॉइंट की तरफ जाएं तो हिप जॉइंट में 2 चीजें ना, एक तो ट्रॉमा रिलेटेड है कि आप गिरे, चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई, ठीक है, तो उसको तो हड्डी को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पैर की कोई भी चीज काम नहीं कर रही तो आप तो चल ही नहीं पाएंगे ना, आप बिस्तर पे लेटे रहेंगे जब तक कि वो हड्डी जुड़ ना जाए। तो वो आपका ऑपरेशन होगा, वो हड्डी जोड़ी जाएगी ताकि आप उठ के चलना फिरना शुरू कर। ठीक है डॉक्टर यासिर, मैं आपके सवाल को कंटिन्यू करवाऊंगी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी, कौन है, कहाँ से बात करें? हेलो। हेलो जी। जी फरमान। जी,
उनसे बात हो जाएगी डॉक्टर यासिर साहब से? जी 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 कहें। एक्चुअली मेरी जो ना सर्जरी हुई है लेफ्ट है। हैंड की। ठीक है। ये मैंने जियोडी में कराई है, डॉक्टर सबीना सर से, ऑर्थोपेडिक सर्जन है वहाँ के। जी। हैं? आप तो अपनी तकरीबन टीवी का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा लाइट कर लें, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है मुझे क्लियर नहीं समझ आ रही कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी टीवी का वॉल्यूम बहुत हाई है जी, ज़रा उसका हिप बोन का बता रहे थे आप। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं जैसे कि नी की डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, इसी तरह से कूलों की भी है। अच्छा, ये फॉर्चुनेटली हम साउथ ईस्ट एशिया में ये बीमारी कम पाई जाती है, जिसमें जोड़ कूले के जोड़ खराब हों। हमारे घुटने के जोड़ ज़्यादा ख़राब होते हैं, शायद इस वजह से कि हम आलती पालती मार के बैठते हैं या ज़मीन पे ज़्यादा बैठने का ट्रेंड है। यूरोप वगैरह में जो है ये कूले के जोड़ ज़रा ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो वो भी फिर जोड़ या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। एक और चीज़ है, बड़ा अच्छा कि आपने हिप का तस्करा किया। जो यंग बच्चे एक्सरसाइज करने जिम जाते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे स्टेरॉइड लेना शुरू कर बिल्कुल देते ऐसा ही हैं। है। अच्छा, उस स्टेरॉइड का एक साइड इफेक्ट ये है कि वो कूले, खास तौर पे कूले के जोड़ की जो ब्लड सप्लाई, जो खून का दौरानिया है, उसको बंद कर देती है। ओके। उसकी वजह से क्या होता है कि वो कूले के जोड़ का जो गोला है वो मरना शुरू हो जाता है, वो बैठना शुरू हो जाता है। और 20, 22, 23 साल के लड़के जो है वो इस बीमारी के साथ आते हैं। इसको हम AVN या एवास्कुलर नेक्रोसिस, एवास्कुलर नेक्रोसिस का मतलब खून का मौजूद ना होना, जिसकी वजह से जो गोला है वो मर रहा है, और मरने की उसकी स्टेजेस होती हैं, किस स्टेज तक वो यानी मर वो चुका है। स्टेरॉइड इस हद तक जो है वो बॉडी को खराब कर वो रही खराब होती है। कर रहा होता है। तो वो सारे बच्चे जो कि जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बेटा आप सब लोग बहुत अच्छा काम करते हो, स्टेरॉइड एनर्जी ड्रिंक के नाम पे स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। सही। आप फ्रूट खा लें, आप अंडे खाएं, लेकिन इस तरह की ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिसमें स्टेरॉइड का होना जो है वो ठीक शुबा है। भी हो। ठीक है, जिस तरीके से डॉक्टर यासिर ने लास्ट मैसेज में अपने कहा है कि जिस तरह से आप लोग स्टेरॉइड ड्रिंक्स पीते हैं उसको अवॉइड करें, क्योंकि बज़ाहिर आपको लग तो रहा होता है कि आप फिटनेस की तरफ जा रहे हैं और अपनी बॉडी को जो है वो हेल्दी करने की कोशिश करें, लेकिन ये जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपकी बॉडी को नुकसान दे रहे होते हैं। और जितनी भी ये शिकायत होती हैं जो यंग जनरेशन के अंदर आ रही हैं, जिस तरीके से हिप बोन की शिकायत है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। तो अपने आप को तकलीफ में डालने से बेहतर है उस चीज़ को अवॉइड करें और उस चीज़ की पहले नॉलेज रखें कि वो आपको कितने जो है वो हार्मफुल है आपके लिए, और उसके बाद जो है उसको यूज़ करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।